जो जजेस हैं वो बाउंड हैं कि उन्होंने 90 दिन के अंदर अंदर उसका फैसला करना है। क्रिमिनल केस में किसी को 3 दिन से ज्यादा तारीख ही नहीं मिल सकेगी। तो अगर कोई किसी को स्टॉक करेगा, घूरेगा, ठीक, तो वो लड़की एप्लीकेशन देगी उस शख्स के खिलाफ, पुलिस उसको समन करेगी, जिसको अरेस्ट करेंगे वो बताएंगे कि किस लिए अरेस्ट किया, ठीक, और विद इन 24 आवर उसको उसके लॉयर तक एक्सेस दी जाएगी। अगर किसी के खिलाफ झूठा केस करते हैं और वो जाता है तो पुलिस या जो भी मुद्दई होगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई कर सकते हैं। थेफ्ट की जो सजा है उसको बढ़ा के 5 साल तक करती है। पीटीआई ने और इमरान खान साहब ने वादा किया था इस कौम से कि वो जो इस मुल्क का कानून है उसको चेंज करेंगे और अमीर और गरीब, ताकतवर, कमजोर के लिए एक कानून लेके आएंगे। तो ये उसी को आगे लेके चलते हुए है कि जो 700 के करीब अमेंडमेंट्स हैं जो क्रिमिनल लॉ में की हैं, ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने, ये डॉक्टर बैरिस्टर फरूक नसीम साहब ने और उनकी सारी टीम, जिसमें मलिका बुखारी और बाकी सारे लोग भी हैं, ठीक। इसमें जैसे सीआरपीसी को अगर हम देखें और इसमें अमेंडमेंट्स किए हैं उन्होंने, जिसे हम क्रिमिनल प्रोसीजर, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कहते हैं, उसमें पीपीसी है, पाकिस्तान पीनल कोड है, उसमें अमेंडमेंट्स हैं, कानून शहादत है, मर्सी पिटिशन हैं, प्रिजन रूल्स हैं, पुलिस के जो इन्वेस्टिगेशन वगैरह तरीकाकार है उस पर चीज़ें हैं, और इसमें जो फीमेल और वुमेन के रिलेटेड जो कुछ चीज़ें थी जो आज से पहले जिनको हम बुरा या जुर्म नहीं समझते थे, वो इसमें बहुत सी चीज़ें उन्होंने शामिल की हैं। तो अगर हम सबसे पहले शुरू करें पुलिस से, सबसे पहले शुरू करते हैं कि एक तो सबसे पहले इन्होंने एक बड़ा अच्छा एक डिसीजन ये लिया है कि जो SHO होगा ना, क्योंकि कोई भी जुर्म ज़्यादा और कम करने में सबसे पहले जो की रोल होता है वो इलाके के SHO का होता है, ठीक। SHO अगर पढ़ा लिखा और वेल ट्रेंड नहीं होगा तो वो अवाम को अच्छी तरह डील नहीं कर सकेगा, वो इंसाफ नहीं कर सकेगा, ठीक। इसके लिए सबसे पहले इन्होंने ये किया है कि जो SHO होगा वो मिनिमम उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन होगी, ठीक। एक तो ये आ गया। उसके बाद उन्होंने इसमें जो अमेंडमेंट किए हैं, ये जो लोगों को अरेस्ट करते थे उसके तरीकाकार को कुछ मजीद रिफाइन किया, ठीक। जो छोटे छोटे जुर्म होते थे, ठीक, उस पे जो पुलिस वाले थे ऐसे सबको गिरफ्तार कर लेते थे। अब इस जो छोटे जुर्म है उस पे ये कि उसको नोटिस सर्व करेंगे, ठीक। अगर उस नोटिस का वो रिप्लाई कर देता है, आके बता देता है, तो उसको अरेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब वो अपने आप को सरेंडर उसने खुद कर दिया। और अगर वो नोटिस पे रिप्लाई नहीं करता तो फिर उसको अरेस्ट कर सकते हैं, ठीक। और पहले तो ऐसे होता था कि लोगों को, गरीब लोगों को अरेस्ट कर लेते थे, वो 3-3 4-4 दिन उनको वैसे ही इन्होंने रखा होता था ना, उनको क्योंकि उसकी गिरफ्तारी नहीं डालते थे तो वो ना उनको करते थे, ठीक। अब इन्होंने कंपल्सरीली ये किया कि जिसको अरेस्ट करेंगे वो बताएंगे कि किस लिए अरेस्ट किया, ठीक, और विद इन 24 आवर उसको उसके लॉयर तक एक्सेस दी जाएगी, ठीक, कि वो अपने लॉयर को बता सके कि मेरे साथ क्या हुआ है, जो भी जैसे भी, ठीक। प्लस उसकी फैमिली को लाजमी बताएंगे कि हमने आपका ये शख्स फैमिली मेंबर है, इसको हमने अरेस्ट किया इन बेसिस पे, ठीक। एक तो सबसे बहुत अच्छी चीज ये है, ठीक। और उसके बाद विद इन 24 आवर उसको जो उसका टेरिटोरियल इलाके का जो मैजिस्ट्रेट होगा उसके सामने पेश करना लाजमी, ठीक। और थाने में हवालात के बाद एक लिस्ट लाजमी होगी जिसको अरेस्ट किया उसका नाम, और ताकि ये जो खुफिया टॉर्चर सेल और बगैर जो वजह के लोगों को उठा लिया जाता था वो चीज खत्म। यस, एग्जैक्टली, ठीक। ये चीज है, ठीक। और उसके बाद अगर देखा जाए तो अगर हम अगर आते हैं अदालत की तरफ, ठीक। अदालत में अगर आप अदालतों में देखें तो बहुत ज्यादा बर्डन है अदालतों में, ठीक। और ऑलमोस्ट हमारे मुल्क का हर बंदा ही लिटिगेंट है, ठीक। हर बंदे का कोई ना कोई केस है, किसी ना किसी से रिलेटेड कोई ना कोई केस है। तो उस पे सबसे पहले जो
मुशर्रफ साहब ने एक ये इंट्रोड्यूस कराया था 22A 22B अमेंडमेंट की थी। वो ये थी कि जब पुलिस SHO FIR नहीं दर्ज करता था किसी का, तो वो जस्टिस ऑफिस से थ्रू एप्लीकेशन थ्रू पिटिशन राब्ता करके और अपनी FIR दर्ज करवा सकते थे। अब इससे हुआ क्या? इससे ये हुआ कि हर रोज, अगर मैं आपको सिर्फ लाहौर की बात बताऊं, तो मिनिमम कोई 100, 150, 200 पिटिशन केसेस हैं जो सिर्फ 22A 22 सिर्फ रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR के लिए आती है। तो अगर जजेस सारा दिन अब यही काम करते रहेंगे, ठीक है, जो पुलिस के काम है, जो किसी और के काम है, वो अदालत यही काम करते रहेंगे जजेस, तो फिर वो बाकी केसेस को कैसे निपटाएंगे? ठीक, तो इसके लिए उन्होंने अब अमेंडमेंट जो किया उसमें एक तरीकाकार वाज़ेह किया, ठीक, कि आप सबसे पहले SHO को एप्लीकेशन देते हैं, ठीक, वो आपकी FIR दर्ज नहीं कर सकता, तो आपने डायरेक्ट कोर्ट नहीं जाना, आपने जो नेक्स्ट स्टेप है वो है आपने SP को, जो इलाके का आपका SP है, आपने उसको एप्लीकेशन देनी है, ठीक। तो अमूमन ऐसे होता है कि वहां जाके तकरीबन ऑलमोस्ट मसले हल हो जाते हैं, अगर किसी की FIR होनी हो या ना होनी हो तो वहां पे वो डिसीजन हो जाता है। उसके बाद अगर FIR फिर भी दर्ज नहीं होती तो आपने फिर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास आना है, ठीक, वहां पे आपने रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR 22A और 22B के तहत आपने वहां पे पिटीशन देनी है, ठीक। ये एक बहुत ज्यादा फर्क आएगा केसेस में इससे, ठीक। एक तो ये हो गया, उसके बाद इससे एक और चीज ये होगी कि बहुत से झूठे मुकदमात भी होते थे, ठीक, कि यहाँ पे एप्लीकेशन सरसरी एप्लीकेशन दी, पर पुलिस को पता चल गया कि ये झूठी, उन्होंने FIR नहीं की, जो जज के पास गए, जाके उनको प्रेशराइज किया, कुछ भी या और उल्टा तो कर लें कि पुलिस भी तो जाली FIRs में इन्वॉल्व होती है ना, कि आपने पैसे दिए जाके और आपने पर्चा कटवा दिया। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक। अब इस पे एक इस तरह जो फॉल्स FIRs हैं, फॉल्स केसेस हैं, वो भी कम होंगे, ठीक। और प्लस इस पे एक और चीज की है, अगर किसी के खिलाफ झूठा केस करते हैं और वो जाता है तो पुलिस या जो भी मुद्दई होगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई कर सकते हैं, एक ये हो गया। और उसके बाद अब टेक्नोलॉजी का यूज जैसे आ गया, ठीक। अब क्या होता था, जैसे किसी की कोई डेथ होती थी तो उसके बाद उनकी जो वरासत का आपस में आता था कि बच्चों को वरासत ट्रांसफर होनी है, ठीक, तो उसके लिए अब आए दिन हर रोज इसी तरह लातादाद केसेस दायर होते थे कि उसका फैसला भी जजेस ने करना है, ठीक। तब इस और वो फैसले होते होते सालों लग जाते थे सक्सेशन सर्टिफिकेट के, ठीक। अब इस पे एक तो ये किया कि जो सक्सेशन सर्टिफिकेट है वो शिफ्ट किया है नादरा के पास, ठीक, क्योंकि ये इंटरलिंक्ड है सारा सिस्टम ना, ठीक है। जब आप ID कार्ड बनवाने जाते हैं तो आपका एक फैमिली ट्री बनता है जो कि नादरा के पास होता है, आप FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेते हैं, वो भी नादरा के पास होता है, ठीक। ये सारी चीजें होती थी जो सक्सेशन सर्टिफिकेट में अदालत से लेने के लिए आपको ये चीजें रिक्वायर्ड होती थी, ठीक। जब ये सारा कुछ नादरा से लेके आप फिर जजेस के पास आ रहे हैं तो ये अच्छा नहीं है कि सारा कुछ नादरा ही फिर कर दे, जब सारा आपको डाटा ही नादरा ने देना है, आपको FRC नादरा ने देना, आपका फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो, तो इसे ये ज्यादा बेहतर है कि आपको फिर सक्सेशन सर्टिफिकेट भी फिर नादरा ही दे दे। तो ये एक तो नादरा को शिफ्ट किया जजेस से, जुडिशरी से हटा के, और प्लस इसमें टाइम लिमिट भी दिया उन्होंने कि आपने 15 दिन के अंदर अंदर सक्सेशन सर्टिफिकेट इशू करना है। टेक्नोलॉजी के जहाँ तक यूज की बात हो रही है तो एक मैजिस्ट्रेट के सामने बयान होते हैं, ठीक, उसे कहते हैं 164 की स्टेटमेंट और उसे 161 की स्टेटमेंट, ठीक। ये क्या होता है कि मैजिस्ट्रेट के पास जाके अपना फ्री विल से जो बयान देना होता, ठीक, वो आप बयान देते थे और जितना उसको मैजिस्ट्रेट साहब को जो समझ आता था वो उसको इन राइटिंग लिखते थे खुद, ठीक। अब इस पे क्या किया कि इस पे वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, आप जो बयान देंगे वो वीडियो में होगा और वो प्रिजर्व हो जाएगा जो डाटा आपका, आप जब चाहे उसको निकलवा सकते हैं, जैसे भी कर सकते हैं, ठीक। एक तो यहाँ पे एक ये अमेंडमेंट की है, ठीक। और उसके बाद आ जाएं जी, अब हम आते हैं नेक्स्ट कानून शहादत विटनेस पे आ जाते हैं, ठीक। एक तो विटनेस अब होता क्या था कि जी जो विटनेस उसका एक तो मौजूद होना तो जरूरी है, ठीक। प्लस अब उसको ये किया है कि एक तो उसको तहफ़्फ़ुज़ तो दिया ही है, ठीक,
और अब उस पे ये किया है कि एक प्रोसीजर है, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि जब एविडेंस पे केस आता है कोई, ठीक, तो एक दिन के अंदर अगर कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्स केस है और बड़ा केस है तो एक दिन के अंदर एविडेंस नहीं होती, ठीक है। एक एविडेंस के स्टेज पे केसेस जो 2-3-4 साल तक लटके रहते हैं, ठीक, कि कभी जैसा फ्री नहीं है, कभी जो शहादती है, ठीक, वो खुद नहीं आ रहा, ठीक है, कभी दूसरी साइड का जो अपोनेंट काउंसिल है, वकील है, वो नहीं आ रहा, ठीक। तो ये इस तरह चलते चलते केसेस लंबे होते जाते थे, ठीक। तो इसका फिर आगे तरीका तो होता था कि जो एविडेंस जो शहादती है वो बोल रहा होता था, ठीक है, और ओपोनेंट जो काउंसिल है, ठीक, वो क्वेश्चन कर रहे होते थे। फिर जो जज साहब को समझ आती थी, ठीक, वो उसको इंग्लिश में या उर्दू में जो भी उनकी लैंग्वेज थी, ठीक, वो उसको लिखते थे, ठीक। ये तो अब इस पे क्योंकि हमारी जो यहाँ की कॉज लिस्ट है वो 100 150 125 केसेस की कॉज लिस्ट होती है, कि मतलब हमारे लाहौर में जजेस की जो कॉज लिस्ट है, एक जज ने जो एक दिन में केस सुनने हैं वो 100 125 150 केसेस हैं जो सुनने, जिसका, ठीक, डिफरेंट स्टेजेस पे है। एक तो ये सबसे पहले ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है कि सुबह 8 से लेके 4 बजे, ठीक है, 3:30 बजे तक, और दरम्यान में 1 घंटे की ब्रेक है, और इसमें इतने केसेस सुने, ठीक, जिसमें अब इस तरह के भी केसेस हैं जो शहादत पे होते हैं, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, ठीक। अब ये किया है कि जो शहादती होगा, ठीक, उसका जो बयान होगा वो रिकॉर्ड होगा। एक तो इससे सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी आएगी, ठीक, कि वो जो बोल रहा है एग्जैक्टली वही रिकॉर्ड हो रहा है। तो सब पार्टीज का होना जरूरी नहीं है, वो अपना रिकॉर्ड करवा सकते हैं किसी को। अगर किसी को भी कोई मसला है, ठीक है, वो जो डाटा है, जो यूएसपी या जो भी रजिस्टर भी रिकॉर्ड इन्होंने रखा हुआ है, उसको आप देखें और जो झूठ है सच है वो आपके सामने आ जाएगा। तो ये तरीका बहुत ठीक है कि एक तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग नहीं है ये, ठीक। आप जो एविडेंस 2-2 साल में करानी है वो आपकी एविडेंस 1 दिन के अंदर खत्म हो जाएगी, 2 दिन के अंदर खत्म हो जाएगी। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो जरूरी है ना आज के दौर में। अब इसको इन्होंने अपग्रेड इस तरह किया, ठीक। और अब इस पे एक और चीज देखें, पहले ये होता था कि किसी भी क्रिमिनल केस में जहां पे वीडियो आती थी, ठीक है, आपने कोई वीडियो एग्जिबिट करवानी है, ठीक, तो एक ये था कि वीडियो जिसने बनाई हो, जो मेकर ऑफ द वीडियो है, उसकी शहादत अदालत में बहुत जरूरी होती है, ठीक, कि आगे बताए कोई इंसिडेंट हुआ है तो मैंने अगर वीडियो बनाई है तो मैं बताऊंगा कि जी मैं वहां मौजूद था, मैंने अपने कैमरे से ये वीडियो बनाई है, ये डिवाइस से बनाई, ठीक। अब इसके बहुत ज्यादा बैकड्रॉप भी होते हैं, ठीक है, किसी ने कोई वीडियो बना लिया वो लोग नहीं सामने आते, किसी ने जाते हैं। और अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं कि बलूचिस्तान में एक एमपीए साहब थे, उन्होंने अपनी गाड़ी एक वार्डन के ऊपर चढ़ा दी थी, तो वो लेकिन एट द एंड केस चला और वो जो जनाब सियासतदान साहब थे हमारे, वो बरी हो गए। वो सिर्फ इस पॉइंट पे बरी हुए कि जो बंदा वीडियो बनाने वाला था वो अदालत में पेश ही नहीं हुआ, ठीक। तो वहां पे थोड़ा डाउट क्रिएट हुआ तो उन्होंने बरी कर दिया उसे, ठीक। अब इस पे एक अमेंडमेंट ये आई है कि अगर कोई वीडियो किसी इंसिडेंट की आती है, ठीक, और वो उसका फोरेंसिक हो जाता है और वो सारे जो चीजें हैं वो पूरी हो जाती हैं और पता उसकी ऑथेंटिसिटी पे पता वीडियो ऑथेंटिक है, मेकर ऑफ द वीडियो का अदालत में आना जरूरी नहीं है। एक बहुत अच्छी चीज है, ठीक। वीडियो रिलेटेड जो भी होगा उसका फोरेंसिक करवाएंगे, ऑथेंटिसिटी चेक करेंगे और वो एडमिसिबल होगा, ठीक है। ये हो गया, ठीक। अब उसके बाद आ गया जी के हाँ केसेस, क्रिमिनल केसेस जो है, ठीक, होता था जी बहुत लंबे लंबे केसेस हैं, फैसला ही नहीं आ रहा, अमीरों को दस्ती फौरन फैसला मिल जाता है, ठीक, और मिलती जा रही है। जो क्रिमिनल केस का जो ट्रायल है, ठीक, जो जजेस हैं वो बाउंड हैं कि उन्होंने 90 दिन के अंदर अंदर उसका फैसला करना है, ठीक। अगर कोई जज 90 दिन के अंदर फैसला नहीं कर पाता
तो उसे एक्सप्लेनेशन मिलेगी, वो बताएगा वजूहात, मैं इस वजह से नहीं कर सकता, और वो एक्सप्लेनेशन उसको हाई कोर्ट देगी, ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर लॉ या कोई और नहीं, कोई सियासतदान नहीं, पॉलिटिशियन ये नहीं, मिनिस्टर नहीं, हाई कोर्ट, ठीक। और अगर हाई कोर्ट उसके जवाब से समझेगी कि हाँ वाकई ये ठीक है, ठीक, जो जायज बात बता रहे हैं, तो उसको मजीद कुछ वक्त दे देंगे। तो इस पे ये एक तो ये अगर 90 दिन में उसको कंप्लीट करना है, ठीक। और फिर ऐसे होता है कि जब नीचे सेशन कोर्ट से फैसला होता है तो उसकी जाहिर सी बात जो जिसके खिलाफ हुआ होता है उसने अपील करनी होती है, हाई कोर्ट जाना है, हाई कोर्ट से जिसके खिलाफ उसने सुप्रीम कोर्ट जाना है। तो एक जो भी अपील होगी वो 30 दिन के अंदर अंदर 30 डेज के अंदर उसको भी कंप्लीट करना है आपने। अच्छा, ठीक। तो ठीक, क्रिमिनल केस में किसी को 3 दिन से ज्यादा तारीख ही नहीं मिल सकेगी। पहले तो ये होता था महीने 2-2 महीने की तारीखें होती थी, 3 दिन से ज्यादा किसी को तारीख ही नहीं मिलेगी, ठीक। अच्छा। जब 3 दिन से ज्यादा तारीख ही नहीं मिलेगी तो 9 महीने में उसका फैसला होगा। एग्जैक्टली हाँ, जब 2-2 महीने की तारीखें मिल जाएंगी। के बाद ये किया है कि ऐसा होता था कि लोग यहाँ पे जुर्म करते थे और बाहर के मुल्कों में भाग जाते थे, ठीक। अदालत यहाँ पे उनको बुलाती थी, नोटिस सर्व करती थी, इश्तिहार लगाती थी, ठीक है, जैसे मियां साहब है। ठीक। तो ये अब इसमें अमेंडमेंट ये किया है, जो एब्सकॉन्डर डिक्लेयर होगा ना कोर्ट का, कोर्ट में उसकी प्रॉपर्टी, उसके बैंक अकाउंट्स और उसकी जो भी जायदाद होगी वो अटैच हो सकती है, ठीक। एक तो इसमें ये भी है कि जो हमारा पाकिस्तान का कानून है ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल है, पाकिस्तान के बाहर भी कार्रवाई हो सकती है, ठीक। तो उसके जहां पे भी अकाउंट्स में जो भी होगा उसको हम फ्रीज करके यहाँ पे अटैच हो सकता है केस में। ये इस पे अब कम से कम वो एक चीज ये खत्म हो जाएगी कि लोग यहाँ पे जुर्म करके बाहर जाके याशी कर रहे होते हैं, ठीक। एक तो ये बड़ा इसमें ठीक किया, ठीक। अब आ गया एक प्ली बार्गेन का एक इन्होंने इस पे एक अमेंडमेंट्स कुछ की हैं, ठीक, कि बहुत सारे ऐसे जुर्म हैं, ठीक, मतलब कुछ जुर्म इन्होंने जो बीच में किए हैं, कोई मर्डर ना हो, टेररिज्म ना हो, जिसमें बच्चों के अगेंस्ट ना हो, वुमेन्स के खिलाफ अगेंस्ट ना हो, ठीक। तो ऐसे केसेस में प्ली बार्गेन हो सकती है, कोर्ट उसका जो तरीकाकार है वो देखे, ठीक। उसमें क्या किया है कि जिन केसेस में 5 साल तक की सजा है, ठीक, आप उसमें 1 लाख रुपए जुर्माना भी कर सकते हैं, ठीक है। या इस पे ऐसा भी नहीं उन्होंने किया, ठीक है, कि आप जुर्म करें और उसके बाद प्ली बार्गेनिंग और आप चले जाएं, ठीक। ये सिर्फ पहली दफा का चांस है कि आप किसी को अगर 5 साल सजा हुई है, ठीक है, तो आप उसमें उसको 1 लाख रुपए जुर्माना करें और कोई 1 साल की सजा कर दें, ठीक, वो आप पैसे जमा कर सजा अपनी भुगत लें, ठीक। एक इस तरह का कॉन्सेप्ट उन्होंने इसमें दिया, ठीक। आज से पहले ना जो वुमेन के लिए कह लें आपके किसी को स्टॉक करना, घूरना, आवाजें कसना, इसको जुर्म नहीं समझा जाता, ठीक। हम इसको एथिकली तो बुरा समझते थे लेकिन इसको जुर्म नहीं समझते थे, ठीक। ये काबिल सजा जुर्म नहीं, ठीक। अब इसमें क्या किया है कि अगर स्टॉकिंग, घूरना किसी को, किसी औरत को, लड़की को, ठीक, तो अगर कोई किसी को स्टॉक करेगा, घूरेगा, ठीक, तो वो लड़की एप्लीकेशन देगी उस शख्स के खिलाफ, पुलिस उसको समन करेगी, ठीक, और वो आ जाता है, उसको एक वार्निंग दी जाएगी, ठीक। अगर वो उससे बाहर आ गया तो ठीक है, अगर वो फिर इसको रिपीट करता है, ठीक, अगर उसको दोबारा रिपीट करता है तो उसको फिर उसके बाद 3 महीने की सजा या 1 लाख रुपए जुर्माना भी हो सकता है, ठीक, ठीक। और अब ये क्लॉज बी है, ठीक, के बाद भी वो बाज नहीं आता तो इसमें नेक्स्ट क्लॉज है कि आप उसको 1 साल तक सजा या 5 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है, जस्ट स्टॉप, ठीक। ये अब वुमेन के लिए प्रोटेक्शन, ठीक है, ये भी किया है, ठीक। अब इसमें कुछ पीपीसी में, पाकिस्तान पीनल कोड में कुछ चीजें थी
जिस तरह चोरी, डकैती को थेफ्ट कह लें अगर, ठीक है, थेफ्ट की जो सजा है उसको बढ़ा के 5 साल तक करती है, ठीक, कि आपको मैक्सिमम 5 साल सजा है उसकी, ठीक है। और उसके बाद चीटिंग कह लें, मिसचीफ कह लें, ठीक है, हमारे यहाँ पे होता था कि किसी के साथ फ्रॉड करना, चीट करना, ठीक, ये नॉर्मल बात समझी जाती थी, ठीक है, कि धोखा देना, ठीक है। तो 420 की एफआईआर जो होती थी, ठीक है, 420 सेक्शन ऑफ ईपी थी। अब इसकी जो सजा है उसको 10 साल कर दिया है। अच्छा, तो जो 420 जो के जुमरे में जो आती है चीजें, ठीक है, उसकी सजा अब 10 साल कर दी है। और किसी की प्रॉपर्टी को कोई अगर कोई आग या एक्सप्लोसिवली उसको नुकसान पहुंचा तो उसकी भी सजा 10 साल कर दी है, ठीक। अब एक और चीज थी कि जहाँ पे कोई प्रॉपर्टी खरीदता है, जैसे आप ओवरसीज की अगर बात करें तो ओवरसीज बेचारे वहाँ पे पैसे कमाते हैं और हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी वगैरह लेते हैं, वो 1-2 साल बाद आते हैं तो पता चलता है ये प्लॉट तो उनका था लेकिन आगे और ने कब्जा करके कोई और रह रहा है, वो बेचारे खाते ही रह जाते थे, ठीक। जो बंदा किसी की जगह पे कब्जा करेगा उसको 10 साल सजा कर दी है, ठीक, एक ये हो गया, ठीक। अब उसके बाद क्या होता था कि फॉर्जरी, ठीक, जो होती थी, किसी को कोई 2 नंबर डॉक्यूमेंट बना दिए फोर्ज करके, ठीक, अब उस पे भी सजा 7 साल कर दी गई है, ठीक। तो ये कुछ सारी चीजें हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं। तो कुछ मोटी मोटी चीजें तो यही थी। वैसे तो ये 700 के करीब अमेंडमेंट्स हैं डिफरेंट चीजों पे, ठीक। अभी इसमें देखा जाए तो नारकोटिक्स में भी आई है कि अगर कोई शख्स 9C के एफआईआर में, ठीक, जैसे ये नारकोटिक मंशियात फरोख्त, ठीक, तो उसकी सजा भी उम्र कैद है, ठीक, ठीक। उसमें तो इस तरह की और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक, जो इसमें बताने वाली हैं, लेकिन जो क्रक्स ऑफ द सारी अमेंडमेंट्स हैं वो ये सारी चीजें थी जो मैंने आपको बताया।